जियाओ पूछता है क्या मेरे डैड ने कुछ और भी कहा। ये सुन के मी बोलती है नहीं, मैंने उन्हें कॉल किया था हालचाल पूछने के लिए। तभी मी की मोम जियाओ को चॉपस्टिक्स देते हुए बोलती है तुम इसे यांग को पास कर दो। तभी मी के डैड अपनी वाइफ के बाल सजाने लगते हैं। इससे आंटी ब्लश करते हुए बोलती है हम दोनों ओल्ड मैरिड कपल है, आप मुझे एनोय मत कीजिए। अंकल बोलते हैं मुझे लगता है कि हम 18 साल पुराने लगते हैं। ये सुन के मी बोलती है क्या ऐसी बात है। अंकल बोलते हैं सच तो ये है, मेरे ख्यालों में तुम्हारी मोम बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं उनसे अभी अभी मिला था। अब मुझे ये देख के दुख लगता है क्योंकि पलक झपकते ही हमारी आधी जिंदगी गुजर चुकी है। जियाओ यांग को खाना देता है। तभी अंकल बोलते हैं मुझे अभी भी याद है मैंने तुम्हारी मोम को कब पहली बार देखा था। ये सुन के यांग सोचने लगता है पहली बार। उसे याद आता है बचपन में जब उसका बर्थडे पार्टी चल रहा था, किसी ने उसके फेस पे केक लगा दिया था जिसकी वजह से उसका केक डिस्ट्रॉय हो गया था। आंटी बोलती है मी बड़ी हो चुकी है, देखा जाए तो यांग भी बड़ा हो चुका है। अगर मैंने उसे बचपन में नहीं देखा होता तो मुझे अभी भी लगता कि तुम एक बच्चे हो। ये सुन के यांग थोड़ा हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है जब वो बच्चा था तब वो आंटी से मिल चुका था। आंटी एक बाउल में लिक्विड डालते हुए बोलती है ये राइस वाइन है, मैंने इसे बनाया है, तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते। यांग बोलता है आंटी मुझे भी एक बाउल दीजिए। सुन के आंटी हंसते हुए बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, अब यांग बड़ा हो चुका है, मैंने बहुत सारे बनाए हैं इसीलिए तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो। याओ एंड यांग दोनों राइस वाइन पीने लगते हैं। पीने के बाद यांग बोलता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। भी अंकल बोलता है यांग मुझे तुमसे कुछ बातचीत करना है। यांग पूछता है क्या। अंकल बोलते हैं जियाओ जिंग ने मुझे नेक्स्ट वीक इनवाइट किया है, इसीलिए मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे रहूंगा, इसीलिए तुम्हें 2 दिन स्कूल के बच्चों का ध्यान रखना होगा। यांग बोलता है मैं ये कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी बोलती है यांग पहले से काफी सुधर चुका है। अंकल बोलते हैं देखा जाए तो उसकी मोम ने कहा है वो 1 साल तक यहीं पे रहेगा, पर उसे देख के ऐसा लग रहा है वो 1 साल पहले ही यहाँ से चला जाएगा। शायद तुम्हारी मोम कल ही तुम्हें ले जा सकती है। ये सुन के यांग हंसना बंद कर देता है। आंटी बोलती है मुझे तुम्हारे प्रोग्रेस के बारे में मोम को बताना चाहिए ताकि तुम्हारी मोम जल्द ही तुम्हें घर वापस ले जाए। ये सुन के यांग हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, मैंने अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए हैं जो जियाओ ने मुझे उधार पे दिए थे। जियाओ बोलता है तुम घर वापस लौटने के बाद भी मुझे धीरे धीरे पैसे वापस कर सकते हो। ये सुन के यांग बाउल को टेबल में जोर से रखते हुए बोलता है नहीं। ये सुन के वहाँ पे मौजूद लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। यांग बोलता है मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सुन के जियाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। अभी अंकल बोलते हैं मैंने तुम्हें अभी तक जाने के लिए नहीं कहा है, अगर इस सेमेस्टर के दौरान तुम चले जाओगे तो फिर मैं नया टीचर कहाँ से ढूंढूंगा। यांग बोलता है आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अंकल अपने सीट से उठ जाते हैं एंड बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यही रहना चाहिए एंड तुम घर के दामाद भी बन सकते हो। ये सुन के यांग बोलता है अंकल जिन आपने क्या कहा। ये सुन के मी यांग को टीज करते हुए बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, ये कितनी शर्म की बात है। यांग चिल्लाते हुए बोलता है तुम अपनी नॉनसेंस बातें बंद करो। तभी अंकल जियाओ एंड यांग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हो। देन अंकल जियाओ के शोल्डर पे टैप करते हुए बोलते हैं तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए चलो। अंकल से बातचीत करने के लिए जियाओ बाहर जाता है। जियाओ उन्हें पूछता है क्या हुआ है। अंकल बोलते हैं मैं दूसरों के मैटर में टांग अड़ा रहा हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। या उनके सिगरेट में लाइटर जलाने लगता है। अंकल बोलते हैं तुम अपने डैड से इतना गुस्सा मत करो, आज ए पेरेंट्स मैं उन्हें समझ सकता हूँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत केयर करते हैं, हालांकि उनकी जुबान बहुत कड़वी है पर वो दिल से अच्छे हैं। जियाओ बोलता है अंकल मैं समझ सकता हूँ, वो ये सब कुछ मेरे भले के लिए कर रहे हैं। अंकल बोलता है तुम्हारे पिता को पता है कि तुम एक स्मार्ट लड़के हो, पर तुम दोनों के बीच ऐसे रिलेशनशिप देख के मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ये सुन के जियाओ कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि आंटी रूम से बाहर निकल गई थी। आंटी बोलती है मैंने ड्राई रेडिश को अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, तुम दोनों खाना खाते रहो, मैं तब तक उन्हें कलेक्ट करके आती हूँ। इधर रूम के अंदर यांग एंड मी दोनों खाना खा रहे थे। यांग पूछता है क्या जियाओ एंड उसके फादर का रिलेशनशिप इतना बुरा है। मी बोलती है उन दोनों को देख के कोई भी गेस कर सकता है कि उनके संबंध अच्छे नहीं हैं।
अंकल जिस तरह का बेटा चाहते थे जियाओ उससे बिल्कुल अलग है। अंकल चाहते हैं कि जियाओ लाइफ में फैमिली सेटल करे एंड अपना करियर को देखे। यांग पूछता है क्या उसने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है। ये सुन के मी बोलती है क्या तुम यही पूछना चाहते थे। यांग ब्लश करते हुए बोलता है ऐसा नहीं है। मी बोलती है मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं है। बचपन से लेके स्कूल ग्रेजुएशन तक उसका कोई साथी नहीं था। सुन के यांग बोलता है ये तो कितनी अजीब बात है, कोई भी उसके पीछे नहीं पड़ा था। मी बोलती है भला ऐसा पॉसिबल हो भी कैसे सकता है। यांग बोलता है वो बहुत ही अजीब है, उसकी बातें सुन के तुम्हें एनोइंग लगेगा। भले ही तुम उसके साथ हो पर उसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मी बोलती है क्या तुम इस मूड में नहीं हो, मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकती। ये सुन के यांग बोलता है हिम्मत नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है। मी बोलती है वैसे तुम जाना कहाँ चाहते हो। जियाओ का एटीट्यूड हमेशा कोल्ड रहता है, उसका मूड पूरा दिन खराब रहता है। के जैसे लोग एक बार रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो फिर वो तुरंत आगे बढ़ने लगेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पर्सन किसी के साथ लापरवाही कर सकता है। ये सुन के यांग बोलता है तुमने उसके बारे में इतना अच्छा बोला पर मैंने इसके बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया। ये बोलती है तो फिर तुम ट्राई क्यों नहीं करते उसके बारे में जानने का, क्या तुम्हें नर्वस फील हो रहा है। पर यांग कोई रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ एंड यांग दोनों गार्बेज फेंकने के लिए बाहर निकल रहे थे। यांग पूछता है कुछ देर पहले प्रिंसिपल ने तुमसे क्या कहा। जियाओ बोलता है उन्होंने मेरे साथ वही पुरानी सेम बातें की। उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं अपना जॉब बदल लूं, पर मैं इससे एग्री नहीं हुआ। जियाओ उसे पूछता है तुम मी के साथ कुछ तो बातचीत कर रहे थे पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तुम रुक क्यों गए। यांग बोलता है हम दोनों तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। दोनों जब गार्बेज फेंक रहे थे तभी पीछे से बाओ आती है अपने डैड के साथ। बाओ ट्राईसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी। बाओ जियाओ को ब्रदर पुकारती है। यांग पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बाओ बोलती है क्या तुम्हें ये बोतल्स नहीं चाहिए, तुम मुझे ये बोतल्स दे दो। यांग बोलता है ठीक है। याओ उसे पूछता है क्या तुमने ये बोतल्स कलेक्ट किए हैं। याओ का डैड बोलता है मेरे हाथ अभी सेक करने लगते हैं इसीलिए मैंने कारपेंटरी छोड़ दिया। दिन के दौरान मैं ग्रीन हाउस को संभालता हूँ एंड रात के समय में बाओ के साथ रद्दी के सामान इकट्ठा करता हूँ। बाओ बोलती है ये सामान कीमती है, इसे एक्सचेंज करके हमें पैसे मिलते हैं। बाओ का डैड बोलता है मेरी बच्ची अभी बड़ी हो रही है, एजुकेशन के लिए मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने होंगे। मैंने प्लान किया है कि मैं उसके लिए पैसे सेविंग्स करूंगा एंड बाद में मैं उस रद्दी जमा करने वाला सेंटर को खरीद लूंगा। ये सुन के जियाओ बोलता है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों घर पहुंच चुके थे। इससे पहले वो दोनों स्टोर हाउस में एंटर करते हैं। यांग बोलता है यहाँ पे बहुत सारे कार्ड बॉक्स पड़े हुए हैं। जियाओ उसे टीज करते हुए बोलता है किसने कहा था यंग मास्टर को इतने सारे सामान खरीदने के लिए। ये सुन के यांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जियाओ एक पॉलीथीन का बैग ओपन करते हुए बोलता है हमें यहाँ पे वाटर बोतल डालना होगा। यांग वाटर बोतल उस बैग में डालने लगता है। तभी जियाओ उसे बोलता है यंग मास्टर ने ये भी कहा था कि वो बस मिनरल वाटर ही पीता है। ये सुन के जियाओ गुस्से से उसके ऊपर बोतल थ्रो करता है एंड बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। जियाओ उसे बोलता है क्या तुम गुस्सा हो, पर मैंने किसी का नाम तो मेंशन नहीं किया था। ये सुन के यांग को पहले तो गुस्सा आता है, देन वो शांत हो जाता है एंड हंसते हुए बोलता है तब मैं सचमुच गुस्सा हो गया था। जियाओ हंसते हुए बोलता है ओह एटलीस्ट मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्टोर हाउस से बाहर निकल रहे थे। यांग बोलता है तुम इतने अच्छे भी नहीं थे, तुम्हारा फेस हमेशा कोल्ड रहता था। जियाओ बोलता है अगर तब मैंने तुमसे अच्छे से बातचीत किया होता तो फिर तुम फर्स्ट डे में ही माउंटेन्स में गुम हो जाते। वो तो अच्छा है मैंने अंकल फुगुई को फोन किया था एंड उन्होंने कॉल पिकअप कर लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों रद्दी का सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं। बाओ का डैड बोलता है जब हम इस रद्दी को टाउन में सेल कर देंगे तब हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे। जाओ बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो घर में पड़ा हुआ था। अभी बाओ हंसते हुए बोलती है मेरे डैड अभी भी बहुत समझदार है जब वो शराब नहीं पीते। तभी बाओ का डैड उसे हिट करते हुए बोलता है बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि बड़े समझदार होते हैं। जियाओ बोलता है अगर स्कूल में कोई रद्दी का सामान पड़ा हुआ होगा तो फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा। ये सुन के यांग जियाओ को स्टेयर करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में टीवी देख रहे हैं। जियाओ को देख के यांग कुछ सोचने लगता है।
एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है मी यांग को बोलती है मुझे लगता है वो शायद ब्लाइंड डेट पे जाएगा एंड इन द एंड वो शादी कर लेगा। लड़कियों को केयरिंग लड़का पसंद है, जो भी उसके साथ रहेगा वो खुश रहेगा। ये सुन के यांग बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मी बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? यांग बोलता है अगर वो ऐसे ही देता रहेगा तो फिर दूसरे खुश रहेंगे, पर उसके बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता ये दुख की बात है? इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यांग जियाओ को बोलता है क्या तुम सचमुच उन पुराने किताब को बेच दोगे? जियाओ बोलता है उन किताबों को रखने का कोई पॉइंट नहीं है। ये सुन के यांग कोई रिप्लाई नहीं देता है। जियाओ बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाओ के डैड को जानबूझ के काम दे रहा हूँ? पर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। यांग बोलता है तुम सबको नाइसली ट्रीट करते हो। जियाओ बोलता है तुम एक बुद्धू लड़के हो, मैं तो बस उन्हें फेवर लौटा रहा हूँ। जब मैं बच्चा था मैं अक्सर उनके घर पे खाना खाया करता था। सुन के यांग सोचने लगता है शायद तब जियाओ बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था, उनके फैमिली खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। यांग उसे पूछता है क्या इसी रीजन की वजह से तुम बाओ का इतना ख्याल रखते हो? जियाओ बोलता है वेल ये पूरी तरह से सच तो नहीं है, पर जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे अपने बचपन का याद आ जाता है। ये सुन के यांग हैरान हो जाता है। अभी टीवी पे वेदर रिपोर्टर बोलता है कुछ शहरों एंड सिटी में कल स्नो हो सकती है। ये सुन के यांग एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है कल स्नो होने वाला है। जियाओ बोलता है पर इस टाइम पे स्नो होगा तो वो जल्द ही मेल्ट हो जाएगा। यांग बोलता है फिर भी स्नो तो होगा ही ना। जियाओ बोलता है ठंड बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इसे संभाल नहीं पाएगी, हमें कैंग को हीट करना होगा। ये सुन के यांग बोलता है मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों लकड़ी लाने के लिए घर के पीछे तरफ जाते हैं। जियाओ बोलता है तुम इसे क्यों सीखना चाहते हो? यांग बोलता है अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ, इसीलिए हर बार तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। लकड़ी कलेक्ट करने के बाद वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। यांग उसे पूछता है तुम्हें इसे प्लास्टिक शीट से कवर करके क्यों रखना पड़ता है? जियाओ बोलता है अगर ये गीले हो जाएंगे तो फिर हम इससे आग नहीं जला पाएंगे। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों किचन रूम में है। यांग उसे पूछता है हमें तो कैंग को हीट करना था ना, तो फिर हम किचन रूम में क्या कर रहे हैं? जियाओ उसे बोलता है ये स्टोव तुम्हारा रूम तक कनेक्टेड है, अगर तुम यहाँ पे खाना बनाओगे तो तुम्हारे रूम में गर्माहट महसूस होगा। जियाओ स्टोव के अंदर से राख निकालने लगता है। यांग उसे पूछता है मुझे ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा? जियाओ बोलता है क्योंकि मैं यूजुअली गैस स्टोव यूज करता हूँ। भी राख किचन रूम में फैलने लगते हैं। यांग पूछता है ये सैंड स्टॉर्म कहाँ से आ रहा है? जियाओ उसे बोलता है लास्ट ईयर में राख निकालना भूल गया था, तुम जल्दी से जाके झाड़ू लेके आओ। के बाद हमें दिखाया जाता है यांग उन राख को कलेक्ट करता है। जियाओ उसे बोलता है तुम्हें इसे फेंकना नहीं है, इसे इस बैग में डाल दो। यांग उसे पूछता है तुम इसका क्या करोगे? उसे बोलता है जब जमीन ठंड से बर्फ बन जाएगा तब मैं इस राख को जमीन के ऊपर डालूंगा ताकि तुम फिसल ना जाओ। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों लकड़ी जला लेते हैं। देन जियाओ उसे कार्डबोर्ड देते हुए बोलता है अभी तुम इसमें हवा चलाते रहो, जब आग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब तुम स्टोव का डोर बंद कर देना। यांग स्टोव में हवा देने लगता है एंड वो जियाओ को पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? जियाओ बोलता है मैं अपने रूम में कैंग जलाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद यांग अपना रूम जाता है, उसे अपना रूम वार्म लगता है। वो सोचने लगता है कांग को जलाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। यांग जब जाग जाता है वो पहले विंडो के पास जाके देखता है स्नो हो रहा है या नहीं। वो देखता है कि अभी तक स्नो नहीं गिरा है, इसीलिए वो सैड हो जाता है। जियाओ भी उसे देख रहा होता है। वो सोचने लगता है वेदर फोरकास्ट हमेशा सही नहीं रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल जाने के दौरान भी यांग स्नो का वेट कर रहा है। स्कूल के अंदर भी वो विंडो के जरिए आसमान की ओर देख रहा होता है। लंच करने के दौरान एक बच्चा उसके सामने से भागते हुए गुजरता है। जियाओ उसे बोलता है तुम इस तरह से स्कूल में फिर से दौड़ रहे हो, तुम ज्यादा ही एनर्जेटिक लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें और होमवर्क देता हूँ। ये सुन के वो बच्चा परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लंच करने के दौरान जियाओ विंडो से बाहर आसमान की तरफ देख रहा होता है। जियाओ उसे बोलता है कोई भी तुम्हारी तरह स्नो का इस तरह से वेट नहीं करता है, आखिर तुम स्नो देखने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? यांग बोलता है मैं पहली बार स्नो को देखने वाला हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जियाओ बोलता है ये तो बस स्नो ही है।
यांग अपना सीट से उठ जाता है एंड बोलता है ये मेरा पहला स्नो है। क्या तुम समझ पा रहे हो ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने पहली बार केंग को हिट किया एंड मैं पहली बार बाथ सेंटर भी गया था जहाँ पे मैंने पहली बार ट्राईसाइकिल चलाया। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं स्नो बनाने के साथ और भी बहुत कुछ करूँगा। याओ बोलता है ये तो बच्चे करते हैं। ये सुन के यांग गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है भूल जाओ, तुम नहीं समझ सकते। हमारे जैसे लोग जो ऑलरेडी बर्फ को देख चुके हैं वो इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जियाओ हंसते हुए बोलता है भला मैं इसे कैसे नहीं समझ सकता, ये विंटर का फर्स्ट स्नो है। इसे मौसम में डक का मीट अच्छा लगता है। ये सुन के यांग गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तुम्हें रोमांस से एलर्जी है क्या। के बाद हमें दिखाया जाता है शाम को वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। यांग अपने साथ अम्ब्रेला लेके आया था क्योंकि उसे लगा था कि स्नो होगा। उसे देख के जियाओ सोचने लगता है अगर वो अम्ब्रेला खोलेगा तो फिर वो मशरूम बन जाएगा। ये सोच के उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा होता है पर वो अपने हंसी को दबा देता है। जियाओ उसे बोलता है तुम्हें बस और कुछ दिन वेट करना होगा। यांग बोलता है छोड़ो, मैं और वेट नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यांग घर से बाहर निकलता है एंड वो जियाओ को बोलता है वाटर हीटर में पानी नहीं आ रहा। जियाओ उसे बोलता है तुमने अगेन पानी को बंद तो नहीं कर दिया ना। तभी वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है। जियाओ यांग को बोलता है तुम मुझे इस तरह से क्यों स्टेयर कर रहे हो, मैं वाटर हीटर को फिक्स नहीं कर सकता। यांग उसके करीब जाता है एंड बोलता है देखो स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।